पहले स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन के सम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि टॉपिक तो ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे। हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद सेकंड हाफ में हम लोग शुरू करेंगे वेव मोशन भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करें, तो इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए ही आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस कलेक्टेड हैं सच डैट कि आपको होमवर्क करने में इजी हो जाए। ऑसिलेशन के होमवर्क दे रखा है एक पीडीएफ, उनमें से अभी मान लो 20% क्वेश्चन डाउट आएंगे, तो अगर ये हम लोग डिस्कस कर लें कुछ और न्यूमेरिकल तो हो सकता है आपके 10% ही डाउट आए। तो ठीक है भाई, वो 10% तो आपको निकालने होंगे सच डैट कि वो डिस्कस हो जाए आगे। लेकिन पहले आप 2-3 दिन उसको ट्राई करें, फिर ऑसिलेशन का टेस्ट भी होने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ ए पीरियड 1.2 सेकेंड। टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.2 सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। एंड एम्पलीट्यूड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, न्यूमेरिकल देखे। कुछ और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे अटैम्प्ट ले सकें। तो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ अ टाइम पीरियड दिस एंड एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम ऑफ इट्स ऑसिलेशन। मतलब अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम ऑफ ऑसिलेशन, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं भैया नेगेटिव एक्सट्रीम, ये होता है मीन। इसी के दोनों तरफ ऑसिलेशन होता रहता है, इस तरह से हम लोग समझते हैं भाई। तो ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन। टाइम टेकन बताने हैं भाई, टाइम टेकन निकालने हैं। इट टेक्स टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होने में टोटल, जबकि 8 सेंटीमीटर का इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा भाई, टोटल ये 8 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, तो हमें बताने हैं कि ये 3 सेंटीमीटर ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ अ टाइम पीरियड दिस दिया हुआ है भाई, एंड एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो मीन पोजीशन है x = 0 वाला, उससे एक तरफ 8 सेंटीमीटर है, इधर भी 8 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ ऑसिलेशन। पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ ऑसिलेशन से 3 सेंटीमीटर चलने में, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से जब चलना चाहेगा तो भैया मीन की तरफ भागेगा। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे वेलोसिटी रहता है 0 और उससे ये चलेगा, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकालने हैं। ये टाइम निकालने हैं मीन्स पहले ही समझो कि x अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन काउंट करते हैं तो 8 सेंटीमीटर पे पहले ही था, लेकिन वहाँ से तुम्हें कहाँ पहुँचना पड़ेगा। 3 सेंटीमीटर अगर ये मीन की तरफ आ गया तो बचा क्या ये भाई, तो बचा ये 5 सेंटीमीटर। मीन्स x = 5 सेंटीमीटर। x = 8 से x = 5 पे पहुँचना है। इसके लिए जो टाइम लगेगा वो निकालना है। अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाया तो ये है सिचुएशन, ये चीज़ हमें निकालने हैं। x = 8 टू x = 5 सेंटीमीटर आने में, क्योंकि x = 8 से अगर x = 5 तक आ गया, इट मीन्स ये वाला डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए हमें टाइम निकालने हैं। वीडियो ना दिख रहा हो तो ये 8 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड था, टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.2 सेकेंड। हमें बताना है भाई, क्या बताना है कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से 3 सेंटीमीटर आने में जो हमें टाइम लगेगा वो दिखाना है, कैलकुलेट करने हैं। मीन्स x = 8 सेंटीमीटर टू x = 5 सेंटीमीटर पे आना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट इसका 8 टू x कोऑर्डिनेट 5 हो जाए जब, वो हमें चाहिए। तो यही टाइम पीरियड निकालना है, यही टाइम टेकन निकालने हैं। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? yes, तो चलो अब कैसे करें काम, कैसे करें? तो देखो भाई, मैंने बताया था कि अगर मीन से तुम चलना चाहते हो, t = 0 से मीन से चलना चाहते हो तो x = a sin ωt लेना चाहिए। x = a sin ωt अगर तुमने लिया, इसका मतलब ऑलरेडी तुमने एट t = 0 x = 0 डेट इज मीन पे पहुंचे हुए हो। t = 0 पे मीन, यानी कि मीन से स्टार्ट हो रहा है।
और अगर x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लेते हो, इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0 तुम्हारा x इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सट्रीम है। इट मीन्स यू आर स्टार्टिंग टाइम काउंटिंग फ्रॉम x इक्वल टू ए, डेट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो बताओ भाई, इस सिचुएशन में जब हमें एक्सट्रीम से 3 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, कौन सा इक्वेशन लेकर चलूँ मैं? साइन वाला लेके चलूँ या कॉस वाला? कॉस वाला लेके चलें, बिल्कुल कॉस वाला लेके चलें, क्योंकि कॉस वाला लेके अगर चलोगे तो ऑलरेडी तुम t इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे हो। तो तुम्हें क्या है भाई, तो ये x इज इक्वल टू ऑलरेडी 8 पे हो तुम, ये 8 सेंटीमीटर कॉस ओमेगा t है। तो ये एट t इज इक्वल टू 0 तुम x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे हो, क्योंकि t इक्वल टू 0 रखोगे 1 हो जाएगा और x का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब तुम्हें चाहिए क्या? तो यहाँ से अब स्टार्ट ही हुआ, अब यहाँ से चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे टाइम इलैप्स होगा। इसका अगर ग्राफ पे हम लोग ध्यान रखें तो ये ऐसे चलेगा भाई, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पहले ही x इज इक्वल टू 8 है, और उसके बाद ये धीरे 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 डिक्रीज करेगा, फिर ये ऐसे चलेगा। ये इसका है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, x इज इक्वल टू 8 कॉस ओमेगा टी, ये है भैया। तो इस तरह चल रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि x इज इक्वल टू 8 से चल करके जैसे ही x इज इक्वल टू 5 पे पहुंचे, जैसे ही x इज इक्वल टू 5 हो तो हमारा 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू 8 से x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 5 जैसे ही पहुंचा वही टाइम चाहिए। इट मीन्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भैया कि x इज इक्वल टू 8 तो है ही t इक्वल टू 0 पे, लेकिन ये 5 कब होगा, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कब होगा। तो x का वैल्यू 5 रख करके टाइम सॉल्व करो भाई। x का वैल्यू अगर 5 रख दें तो 8 कॉस ओमेगा टी, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि कौन सा टाइम है, किस टाइम पे x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो 5/8 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। यहाँ से अब हम लोग टाइम के लिए सॉल्व करेंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा भाई, तो ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/8, कॉस इनवर्स 5/8 ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा टी का वैल्यू। और यहाँ से टाइम का वैल्यू तुम्हें निकल सकता है, यहाँ से टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। तो cos 5/8 टाइम का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू अगर पता लग जाए कि ये कितना है भाई, तो ये वैल्यू जितना होगा उसके हिसाब से cos इनवर्स 5/8, तो cos इनवर्स 5/8 का वैल्यू हम लोग यहाँ रख लेंगे और t का वैल्यू हो जाएगा जो भी आएगा cos इनवर्स 5/8 डिवाइडेड बाई ओमेगा। और ओमेगा क्या है भाई, तो ओमेगा है 2π/t, 2π टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 सेकेंड, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 सेकेंड, इसलिए सब कुछ दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है भाई, cos इनवर्स 5/8 डालने हैं, टाइम मिल जाएगा। तो ये टाइम होगा कौन सा टाइम भाई, तो ये स्टार्ट ही हुआ है t इज इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम से x इक्वल टू 5 पे आने का टाइम। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, लॉजिक आप समझ गए। इसका कैलकुलेशन देखो भाई, ये क्या हो रहा है, जो देखो इसका कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर है द इक्वेशन ऑफ एसिटम व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स स्विंगिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन इज, एक्सट्रीम पोजीशन से जब स्विंग करता है तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू 2π/t रख सकते हो पहले से ही, क्योंकि ओमेगा तो भाई 2π/t है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ए कॉस ओमेगा टी ले लिया हम लोगों ने। नाउ x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है भाई बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिल गया तुम्हें। इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 8 कॉस ओमेगा टी से तुम्हें टाइम चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी आ गया 5/8, बिल्कुल आ गया 5/8। 5/8 को हम लोग 5/8 वैल्यू ही 0.625 है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल 51 डिग्री हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था भाई कि cos 51 डिग्री है 0.625। तो ये 5 cos ये 5/8 आया, चलो ठीक है भाई। cos 2π मीन्स cos ओमेगा टी इज 5/8, 5/8 ही 0.625 है, 0.625 है, तो इसका मतलब cos 51 डिग्री रख देंगे, 51 डिग्री रख देंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं भाई कि ये जब है cos 51 डिग्री, तो इसका मतलब कि cos 51 डिग्री इज ओमेगा टी। तो इस तरह से ओमेगा को पाई बाई इसको डिग्री को हम लोगों ने फिर पाई रेडियन में कन्वर्ट किया और इससे हम लोग टाइम निकाले। सिंपली टाइम ही निकालने थे, टाइम फाइनली 0.17 आ गया। मीन्स जो सॉल्व करना था वो मेन बात ये था कि इसमें इक्वेशन रख करके 5 इक्वेशन x का वैल्यू 5 रख करके और तब टाइम के लिए सॉल्व करने हैं। तो 5 रखा तो cos ओमेगा टी आ गया 5/8।
अब 5/8 कितना वैल्यू आया, 0.625 आया, 5/8 ही 0.625 मीन्स ओमेगा टी जो है वो हमारा कॉस इनवर्स ये वाला है। तो ठीक है भाई, ये 0.625 है, तो 0.625 क्वेश्चन में दिया है कि 0.625 होता है 51 डिग्री। तो ठीक है भाई, कॉस 51 डिग्री इसका मतलब हो गया। तो कॉस 51 डिग्री का हम लोग इस तरह से निकाल लिए, कॉस 51 डिग्री है कॉस 51 इंटू दिस, और इससे हम लोग टी का वैल्यू निकाले, टी का वैल्यू निकाले 2 ओमेगा टी। ओमेगा टी है ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी इज़ 51 डिग्री, तो 51 π/180, क्योंकि ये तो भैया रेडियन है ना, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए, इतना वैल्यू होता है कॉस 51, और 51 को रेडियन में कन्वर्ट किए, तभी तो इसको इसके साथ कंपेयर कर पाओगे। तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके, और इससे हम लोग टाइम का वैल्यू मिल गया। मीन्स ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, इस तरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कई बार डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो तो आप इस तरह के क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इसलिए वैल्यू दे रखा है इसने। ये cos 51 डिग्री हमारा 0.628 आया। तो आपका इतना आया, तो cos इनवर्स 5/8 का वैल्यू निकालो, या ये दिया है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। जो लॉजिक था वो यही था, x = 8 से स्टार्ट हुआ और 3 सेंटीमीटर आने पे x = 5 हुआ, और ये 5 रख करके हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, टाइम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक देखें। चलो भाई, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए, ट्राई किया जाए इसको। तो मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो जल्दी से इसको ट्राई मारा जाए भाई। एक मास है, सस्पेंड कर दिया है एक स्प्रिंग से। मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। स्प्रिंग का नेग्लिजिबल मास है, होता ही है भाई। द स्प्रिंग इज पुल्ड अ लिटिल एंड देन रिलीज सो डैट द मास एग्जीक्यूट SHM। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने पुल किया और उसके बाद रिलीज किया। रिलीज करेंगे तो ये अपना भाई SHM करने लगेगा। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में भी कुछ एक्सटेंशन होता है, L0 प्लस मान लो X0 पहले से ही एक्सटेंशन होता ही है, पता ही आपको। मीन पोजीशन मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 वाला पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है भाई। तो इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, पुल्ड स्लाइटली एंड रिलीज सो डैट द मास एग्जीक्यूट SHM ऑफ द टाइम पीरियड t। तो टाइम पीरियड t तो आपको पता ही है, इसका टाइम पीरियड t जो होता है 2π√m/k होता है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। तो टाइम पीरियड t दिया हुआ है। इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाई m। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने इसका मास इंक्रीज कर दिया m से। इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ भाई, कि अब इस स्प्रिंग में मास जो आ गया वो कितना आ गया भाई, तो मास आ गया कैपिटल M पहले से था, स्मॉल m और एड अप हो गया इसमें, अब इतना बड़ा मास हो गया। ठीक है भाई, इंक्रीज्ड बाई m, देन द टाइम पीरियड बिकम्स 5t/3। उधर t था, इधर हमारा 5t/3 हो गया। टी डैश जो न्यू टाइम पीरियड है वो 5t/3 हो गया। इधर का जो टाइम पीरियड था हमारा वो t था, यानी कि t1 हमारा t था, और ये समझो t2 है, ये समझो t2 है, तो t2 हो गया हमारा 5/3 टाइम्स t, यानी t1। देन द रेशियो ऑफ m/m, रेशियो ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। ये रेशियो चाहिए। कैसे करेंगे काम, कैसे करेंगे काम? ऐसा आ गया क्वेश्चन, मान लो 3 मार्क्स का आ गया, चाहे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए, जैसे भी आ जाए। पहले मास इतना था, टाइम पीरियड ये था, अब मास ये है, टाइम पीरियड हमारा ये हो गया। तो भैया पहले था तो ये तो तुम्हें पता है कि टाइम पीरियड जो ये t1 है, जिसको t बोला गया है क्वेश्चन में, वो 2π√m/k है। ये कैपिटल M था भाई, तो कैपिटल M / k है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला है 2π√m/k, m जो भी रहेगा वो, तो यहाँ कैपिटल M है तो कैपिटल M/k। यहाँ जो t डैश है यानी t2 है, इसका टाइम पीरियड जो लिखेंगे, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m, क्या हो जाएगा भाई, तो m + m हो जाएगा, 2π√m / k। ये वाला स्प्रिंग तो वही है, इसलिए ये हो गया न्यू टाइम पीरियड। तो न्यू टाइम पीरियड क्वेश्चन कह ही रहा था कि न्यू टाइम पीरियड हमारा 5 टाइम्स पहले वाला टाइम पीरियड है, 5 टाइम्स t1/3 है, समझो 5 टाइम्स t1/3 है पहले वाले का। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं भाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कि 5/3 टाइम्स पहले वाला टाइम पीरियड, तो पहले वाला टाइम पीरियड है 2π√M/k, ये है, ये हमने लिख दिया 5/3 टाइम्स t इज इक्वल टू 2π और √ क्या है भाई, तो m + स्मॉल m / k, ये है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिख लिया, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन आया। अब इसमें देख रहे हो कि उसमें कुछ कैंसिल होगा भाई, क्या कैंसिल होगा, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और के भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया क्या भाई, तो अंडर रूट मास वाला बच गया, 2 पाई के कैंसिल है, इसलिए यहाँ पे हो गया 5/3 अंडर रूट एम और यहाँ हो गया हमारा अंडर रूट एम प्लस एम, ये मिल गया। और तो सब कुछ कैंसिल हो चुका है भाई, बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। अच्छा स्क्वायर कर रहे हो, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा तो स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे भाई, क्योंकि रूट में ये रिलेशन आया। अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि ये वाला एम हो गया, एम इधर ले हैं तो एम प्लस एम डिवाइडेड बाई एम ये मिला। हमें स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो चाहिए, तो ये 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम हो गया भाई, इज इक्वल टू 25/9। इससे हम लोग स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम रेशियो निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा भाई, तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वैल्यू इज इक्वल टू 25/9 माइनस 1, 25/9 माइनस 1, 9 एलसीएम ले लोगे और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 9 डेट इज कितना भाई, तो ये हो गया 16/9। तो m अपॉन कैपिटल M आ गया फाइनली 16/9, तो ये आ गया 16/9। तो इस पे हम लोग टिक लगा देंगे। बोलो भाई, जो क्वेश्चन कह रहा था मैं उस हिसाब से काम करूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वही वही काम किया। सबसे पहले टाइम पीरियड दिया हुआ था भाई t, जो कि 2 पाई√m/k फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला के हिसाब से हमने t1 लिख दिया। ये वाला गिवन है नंबर 1, और ये वाला जो गिवन था t2, कि t2 हमारा हो गया भाई 2 पाई√m प्लस m डिवाइडेड बाई k, ये है नंबर 2। तो इसी t2 में हम लोगों ने t2, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 टाइम्स पहले वाला है, तो इसलिए 5 टाइम्स पहले वाला टाइम पीरियड लिख दिया इज इक्वल टू बाद वाला टाइम पीरियड, ऐसे लिखा और हमें स्क्वायर करने पे रेशियो मिल गया। क्लियर है भाई, बोलो। yes, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ इनिशियली, ये है टाइम पीरियड, आपको ये पीडीएफ में भेज दूंगा। तो टाइम पीरियड पहले ये था 5t/3 हो गया, न्यू वाला टाइम पीरियड देखो यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे वैल्यू, और इस तरह से स्क्वायर करके और निकाल ली। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको किया जाए, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू ½ m² बिल्कुल ठीक बात है, ये तो होता ही है। टोटल एनर्जी तो होता ही है ½ m²A², और हर एसएम के लिए अपना अपना ओमेगा होता है। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम बोले तो ये ओमेगा होता है √k/m। अगर हमारा ये पेंडुलम होता है तो ये होता है √g/l। तभी ना टाइम पीरियड हो जाता है 2π/ω, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, इसलिए सिंपल पेंडुलम का होता है 2π और √l/g, और स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2π√m/k हो जाता है। ओमेगा हमारा ये है किसके लिए भाई, तो किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। तो सबके लिए अपना अपना ओमेगा है, कोई बात नहीं है। ये हमारा किसके लिए हो गया भाई, तो सिंपल पेंडुलम के लिए हो गया। तो ये तो ऐसे ही जैसे ही सेंटेंस हमें दिखाई दिया, मैंने ये पहले ही माइंड में सेट कर लिया कि चलो अच्छा भाई ये तो होता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग मास सिस्टम का ये होता ही है, सबके लिए होता है। सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल मास व्हाइल द एम्पलीट्यूड ए रिमेन द सेम, द न्यू मैकेनिकल एनर्जी विल, न्यू मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये पहले का एनर्जी है जिसको कि ई से रिप्रेजेंट किया गया है। न्यू एनर्जी बताने हैं तुम्हें, न्यू एनर्जी निकालने हैं, एनर्जी डैश, ये कितना होगा कब भाई, तो इफ़ न्यू मास जो है हमारा वो पहले वाले से डबल हो जाए। यही क्वेश्चन कह रहा, सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल मास, डबल द मास व्हाइल द एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम है लेकिन मास को हमने डबल कर दिया। अच्छा भाई, तो मास को डबल कर दिया तो एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एनर्जी तो ये है, देख रहे हो मास पे डिपेंड करता है ये, और ये ओमेगा है ये भी मास पे डिपेंड करता है। ये ओमेगा जो है ये भी मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक मैकेनिकल सिस्टम है स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी हम लोगों को बात कर रहे हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम की बात हो रही है, इसलिए सिंपल पेंडुलम वाला अभी बात करने की ज़रूरत ये नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ये m है और यहाँ ओमेगा में भी m छुपा हुआ है, इसलिए अगर हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन को एनालाइज करें तो ये है ½ m, और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे k/m।
ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ, k/m, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा स्क्वायर इज k/m इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये है हमारा टोटल एनर्जी, ये है। तो मास तो कैंसिल हो जा रहा है, मास तो कैंसिल हो जा रहा है भाई। तो मास कैंसिल हो रहा है मीन्स हाफ ka²। यही है स्प्रिंग मास सिस्टम का टोटल एनर्जी, होना भी चाहिए ये, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम में ध्यान दो, स्प्रिंग मास सिस्टम में जब ये ए एम्पलीट्यूड पे होता है, ऐसे ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, जब x का वैल्यू a है उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यही हमारा टोटल एनर्जी होता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। और पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में क्या होगा, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से a एलोंगेशन पे है, यहाँ x का वैल्यू क्या है, a है। इसका मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से नेचुरल लेंथ पे ही तो मीन होता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए a हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx², तो यहाँ पे हाफ ka² हो जाएगा। जब एक्सट्रीम पे होगा तो क्या होगा, हाफ ka²। तो हाफ ka² जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वही तो टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ 0 होता है। तो एक्सट्रीम पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी इज हाफ k² होता ही है। वो यहाँ भी आ रहा है, देखो हाफ k²। ये बात अलग है कि एक्सट्रीम से जब इधर मीन की तरफ आता है, इधर आता है, तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगा, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होगा। मीन में देखोगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम रहेगा टोटल एनर्जी। इसलिए टोटल एनर्जी तो भैया यही रहने हैं हाफ k²। ये सबको ध्यान रहे कि टोटल एनर्जी किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन। मीन पे काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट अदर पॉइंट्स। ये है एट कोई भी अदर पॉइंट, मीन एक्सट्रीम छोड़ दिया जाए तो किसी भी अदर पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वही टोटल एनर्जी होगा, और ये मीन पे ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 होता है, और एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी वही टोटल एनर्जी होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। इसलिए 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सट्रीम पे है वही टोटल एनर्जी है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम पे तो एनर्जी होगा हाफ k², तो टोटल एनर्जी इज हाफ k² होता ही है। तो ये बात तो भाई बिल्कुल सबको ध्यान रहना ही चाहिए। काइनेटिक पोटेंशियल दोनों मिला करके टोटल एनर्जी होता है, लेकिन वही एनर्जी एक्सट्रीम पे ओनली पोटेंशियल होता है, मीन पे ओनली काइनेटिक होता है, बाकी जगह दोनों का सम होता है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो अगर हम लोग ऑसिलेटिंग सिस्टम में मास को रिप्लेस कर दिए डबल मास से, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी न्यू विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस, क्योंकि स्प्रिंग वही है, एम्पलीट्यूड वही है। क्वेश्चन में कहा था सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल मास व्हाइल द एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, देन द न्यू मैकेनिकल एनर्जी विल बी। तो ये तो हमारा उतना का उतना ही रह जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि एक हमारा देखो सारे लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम, तो कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, सारे लोग देख लो भाई क्वेश्चन को। कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, कह रहा है कि इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेशन इज है हमारा, वो एनर्जी है हाफ m⍵² a²। तो ये तो होता ही है किसी भी SHM वाले में, टोटल एनर्जी तो होता ही हाफ m⍵² a²। यही तो हमारा काइनेटिक पोटेंशियल में चलता रहता है। टोटल एनर्जी तो इतना रहेगा ही, टोटल एनर्जी इतना रहना ही है। इसी में कभी काइनेटिक और पोटेंशियल, कभी इस तरह से ये टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। एक्सट्रीम पे जाए तो पोटेंशियल एनर्जी, और मीन पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही होता है। देखो ध्यान से, ये है काइनेटिक एनर्जी जो कि मीन पे मैक्सिमम इक्वल टू टोटल एनर्जी और एक्सट्रीम पे 0। काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। एक्सट्रीम पे जाओ तो पूरा का पूरा एनर्जी हमारा मैकेनिकल जो भी हमारा टोटल एनर्जी है वो पूरा का पूरा क्या होता है भाई, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी ही पूरा एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इतना होता है, ये चेंज होता रहता है भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज होता रहता है। ये x इज टू प्लस a है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये x इज टू माइनस a है नेगेटिव एक्सट्रीम में, बट टोटल एनर्जी ऑल द टाइम इतना ही रहता है, सबको मालूम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस बाई अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया डबल मास वाले पार्टिकल से। स्प्रिंग वही है बट अब मास डबल हो गया, मास हमारा डबल हो गया। तो इसका टोटल एनर्जी का क्या होगा? इसका टोटल एनर्जी ई डैश ये क्या होगा, ये निकालना है। तो इसका टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो भाई, ई डैश निकालो टोटल एनर्जी कितना होगा इसका। तो इसका होगा हाफ एम डैश ओमेगा डैश स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा भाई, सबको मालूम है। क्योंकि यहाँ पे जब मास रिप्लेस करोगे तो ओमेगा भी चेंज होगा, क्योंकि ये के है ये एम है। तो ध्यान देना ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, तो ओमेगा का वैल्यू होता है अंडर रूट के बाई एम। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो होता है हम लोगों के पास स्प्रिंग फोर्स वो माइनस के एक्स होता है, और एक्सेलरेशन जब निकालते हो फोर्स डिवाइडेड बाई मास तो याद ही है तुम्हें माइनस के बाई एम एक्स होता है, और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू के बाई एम है और ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट के बाई एम है। तो भाई ये बार बार निकाल के थोड़ी देखते हैं, याद ही रखते हैं कि ओमेगा का वैल्यू ये होता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2 पाई बाई ओमेगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सबको याद है 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। इसका मतलब ओमेगा क्या है भाई, तो ओमेगा है हमारा 2 पाई, ओमेगा है अंडर रूट के बाई एम, ये ओमेगा है। तो चलो भाई अब हम लोग जरा देखें यहाँ पे टोटल एनर्जी जो था और यहाँ टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो देखो ये जो टोटल एनर्जी था जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो टोटल एनर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसकी बात करें हम लोग, क्या हो गया भाई, अब ये भी धोखा देगा क्या? अच्छा देखो भाई, टोटल एनर्जी में ओमेगा का वैल्यू अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर रखें यहाँ पे, तो ओमेगा का वैल्यू देख रहे हो, ओमेगा स्क्वायर रखें तो के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, के बाई एम। सबको दिखाई दे रहा है भाई? बीच बीच में बोला करो, तभी तो पता नहीं लगता है ना, मैं पढ़ाते रह जाता हूँ, इधर नेट ऑफ हो जाता है। तो हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू अगर रखूँ मैं के बाई एम, तो के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, को के ये रूट लगाएंगे, रूट था और इसको स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो के बाई एम। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा भाई, तो के बाई एम। तो के बाई एम अगर डाल दे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। के का वैल्यू यहाँ पे डाल दे, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, तो के बाई एम डाल देंगे, एम एम कैंसिल हो जाएगा और के ए स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। इट मीन्स हाफ के स्क्वायर है, तो स्प्रिंग वही है, एम्पलीट्यूड वही है। क्वेश्चन में कह रहा है स्प्रिंग वही, एम्पलीट्यूड वही। तो मास चेंज करने से हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास चेंज करोगे यहाँ ओमेगा स्क्वायर भी तो के बाई एम आएगा, ओमेगा स्क्वायर भी तो के बाई एम आएगा, के बाई एम आएगा तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। इसलिए तुम 2m करोगे, यहाँ भी के बाई 2m होगा, मास तो कैंसिल हो जाएगा। ये m1 रहे चाहे m2 रहे, ओमेगा में भी हमारा के बाई एम आएगा और ये m कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स एनर्जी विल रिमेन सेम, इट मीन्स टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है इसके आंसर में, इसका आंसर देखो, एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट के बाई एम का स्क्वायर किया, यानी कि के बाई एम, और एम कैंसिल हो गया, ये मिला। टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन के ऑफ द स्प्रिंग एंड एम्पलीट्यूड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से इंडिपेंडेंट आया, इसलिए टोटल एनर्जी उतने का उतना ही रह जाएगा। सो ऑप्शन डी ले लेंगे। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो ये क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा? एम्पलीट्यूड में क्वेश्चन में दिया था कि कोई चेंज नहीं है। सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस बाय अनदर पार्टिकल ऑफ, रिप्लेस किए हैं, दूसरा मास लगा दिए हैं और उसको उतना ही एम्पलीट्यूड पे लाके रिलीज किए हैं। रिप्लेस बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास व्हाइल द एम्पलीट्यूड ए रिमेन्स द सेम, ए को उतना ही रखा गया है, अपने आप उतना नहीं रह जाएगा, हमने मास डबल मास लाया और उसको भी उतना ही एम्पलीट्यूड पे लाके छोड़ दिया, तब वो उतना ही एम्पलीट्यूड पे करेगा। पहले वाले को 4 सेंटीमीटर पे लाके छोड़ा था, वो कर रहा था, डबल मास कर दिया, उसको भी 4 सेंटीमीटर पे लाके छोड़ दिया, वो भी 4 सेंटीमीटर पे चल रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन सेम। अब देखो तुम्हारा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा, एक सिचुएशन में दिखाता हूं तो तुम्हारा कंफ्यूजन शायद दूर हो जाए। चलो देखो, कुछ लोगों को ये माइंड में आ सकता है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है,
m मास है। अब इसमें डबल मास करना है, तो डबल मास इसी में अटैच कर दिए एक और मास। जब इसी में अटैच कर दोगे तो उस कंडीशन में, जब इसी में हम लोग अटैच कर देंगे तो टाइम पीरियड तो हमारा देखोगे कि टाइम पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले था 2π√m/k। अब न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, तो 2π√2m/k। टाइम पीरियड चेंज हो गया। इस कंडीशन में एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो अगर एम्पलीट्यूड एनर्जी हम लोगों का तो होता है भैया 12m²/a²। सबको मालूम है टोटल एनर्जी इतना ही होता है। तो इसमें हम लोगों ने वैल्यू रखा तो ये आया, ω² का वैल्यू रखेंगे तो k/m हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा होता है √k/m। तो इससे हमारा काम हो गया और इस तरह से 12ka² ही आया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आया, तो मास चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2m रखोगे तो 2m यहाँ भी आएगा, क्योंकि हमारा जब भी हम लोग ओमेगा लिखेंगे तो √k/m लिखेंगे या m' लिखेंगे, जो भी है मास। अगर m मास है तो m रखोगे, 2m मास है तो 2m रखोगे, तो जो भी मास रखोगे यहाँ भी तो 2m रखोगे, 2m कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ही आएगा। टोटल एनर्जी तो ऑलवेज हमारा उतना ही आना है, टोटल एनर्जी उतना ही आना है। अब कोई ये अगर सोचे, ध्यान देना, ये तो बात खत्म हो गई। अब किसी के माइंड में अगर ये आता है कि अच्छा एक ब्लॉक चल रहा था ऐसे, इसी के ऊपर हमने दूसरा मास डाल दिया, तो क्या एम्पलीट्यूड वही रहेगा या एम्पलीट्यूड दूसरा डाल दिया? अभी क्वेश्चन में जो हम लोगों का था वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम रहे, वो तो कह ही रहा था कि एम्पलीट्यूड सेम मीन्स जो भी मीन रहा होगा, जो भी मीन रहेगा उससे 4 सेंटीमीटर लाए, छोड़ दिए। पहले बार में भी लाए थे वैसे ही, जब डबल मास कर दिया तब भी 4 सेंटीमीटर लाए, छोड़ दिए, तो वैसे ही करेगा, एम्पलीट्यूड सेम रह जाएगा। लेकिन चलते हुए में, ऑसिलेट करते हुए में अगर तुमने अटैच कर दिया तो हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। चलते ही चलते में तुमने अटैच कर दिया तो उस कंडीशन में हमारा चेंज हो सकता है। तो सब डिपेंड करता है किस कंडीशन में क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूं, मान लो ये है स्प्रिंग और ये ऐसे चल रहा है, ध्यान देना सारे लोग, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये ऑसिलेट कर रहा है। अब ये ऑसिलेट करते हुए कंडीशन में जैसे ही मीन को क्रॉस किया, इस पे हमने एक और मास रख दिया। जैसे ही मीन पे आया एक और मास रख दिया। जब एक और मास रख दोगे तो क्या इसका एम्पलीट्यूड वही रह जाएगा? वही नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसे रखने से चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा तो खुद सोचो। अगर ये मीन को क्रॉस कर रहा था उस समय मान लो vm वेलोसिटी था, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी vm था, तो ये मीन पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है ना 12mvm², यही समझो टोटल एनर्जी है, क्योंकि मीन पे तो पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। तो जो काइनेटिक होता है वही हमारा टोटल एनर्जी होता है। एक्सट्रीम पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक 0 होता है। तो चलो ये है। अगर मैं अब बात करूं कि इसमें हमने रख दिया, ध्यान से सारे लोग सोचना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मास बेचारा ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था, ये m मास का था, चल रहा था, ऑसिलेशन हो रहा था, ये एनर्जी था इसके पास। अब जैसे ही तुमने दूसरा मास यहाँ पे एक और डाल दिया, उतना ही मास, जैसे ही मीन को क्रॉस किया इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसे कंडीशन में अब कितना इसका, क्या ये vm रह जाएगा रखने के बाद भी? तो नहीं। देखो भाई, ये अगर vm है तो हमारा सोचो कि जब मीन को ये क्रॉस कर रहा था उस समय इसका x डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था, तो मास इंटू vm था, ये मोमेंटम था। जब इसके तुम ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रख दोगे तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं कि एक और मास रख दिए तो अब ये कंपोजिट बॉडी बन गया। जो ये मास रखे इसको तो मोमेंटम नहीं दे के रखे थे। तो अगर मैं इस कंपोजिट सिस्टम का बोलूँ कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो पहले मोमेंटम था ये वाले मास का 0 था, x डायरेक्शन में मोमेंटम, सबको x डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो मास था इसका मोमेंटम था mvm। अब दोनों क्या होगा, दोनों तो साथ चलेंगे, वैसे चलेंगे, दोनों साथ साथ ऐसे ऐसे चलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या हो गया, ये 2m मास हो गया और इसका न्यू मैक्सिमम वेलोसिटी vm डैश हो गया। न्यू वेलोसिटी यहाँ पे vm डैश हो गया, तो ये vm डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, vm डैश का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो vm/2। तो यहाँ पे देखोगे कि ये हाफ हो गया इसका मैक्सिमम स्पीड ही इसका हाफ हो गया। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड इसका हाफ हो गया।
अब मैक्सिमम स्पीड हाफ हो गया तो सोचो इसका एम्पलीट्यूड क्या वही रह जाएगा? तो देखो भाई, इसका एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं न्यू एम्पलीट्यूड, तो वो भी मैं निकाल देता हूँ। समझो ध्यान से, इसमें अगर हमने मास अटैच कर दिया तो ऐसे कंडीशन में जो क्वेश्चन हम लोग का था वो तो ख़त्म हो चुका है भाई। उसमें तो बोला ही गया था कि डबल मास करने के बाद भी उतना ही एम्पलीट्यूड रख रहे हैं। यहाँ पे रख नहीं रहे, यहाँ पे सीधा रख दिया और एम्पलीट्यूड जो होना है हो जाए। तो पहले जो भी एम्पलीट्यूड था, पहले एम्पलीट्यूड मान लो ए था, अब न्यू एम्पलीट्यूड मैं निकालना चाहता हूँ। तो कम से कम एक बात तो समझ रहे हैं कि जिससे इसको ब्लॉक रखोगे तो इधर जो मोमेंटम है वो उतना ही मोमेंटम होना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके न्यू वेलोसिटी हमने निकाल दिया कि डबल मास के साथ जाएगा तो मीन पे वेलोसिटी ये होगा। ठीक है भाई, तो अब सोचो कि पहले का काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैं लिखूं। ध्यान देना सारे लोग, मीन का काइनेटिक एनर्जी ही होता है टोटल एनर्जी। मीन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही टोटल एनर्जी होता है, हाफ एम और या हाफ के स्क्वायर, ऐसा बोलें। टोटल एनर्जी जो हाफ के ए स्क्वायर होता है वो मीन का काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पहले मीन का काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम वी एम स्क्वायर। अब मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? न्यू भाई। तो मैं बोलूँगा कि अब जो न्यू हमारा मिलेगा वो ये है टोटल एनर्जी। अब ये न्यू काइनेटिक एनर्जी हमारा जो हो जाएगा m प्लस m 2m, और जो vm डैश था यहाँ पे ये vm डैश लिखेंगे भाई, vm डैश का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे भी मैं पहले m डैश ही लिख देता हूँ। न्यू जब मास हम लोगों ने रख दिया तो उस समय ये हो गया मीन पे काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी एट मीन, और काइनेटिक एनर्जी एट मीन जो होता है वही टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। स्प्रिंग तो वही है। अब ये जरा देखो कि हाफ और मास हमने किया 2m और vm क्या हो गया भाई? तो vm/2 हो गया। vm डैश जो हो गया था वो क्या आया था भाई? तो vm/2 आया था। तो vm/2 का स्क्वायर करोगे ये मिलेगा तुम्हें हाफ के और न्यू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब ये देखो इसमें क्या होगा भाई? तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 2 है, इसका मतलब हो गया हाफ टाइम से पहले वाला एनर्जी, यही हो गया। क्योंकि ये स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, ये तो 2 हुआ है, तो ओवरऑल हो गया 2 और ये हाफ एम वी एम स्क्वायर। ये वाला जो था ये एनर्जी, उसका ये हाफ हो गया एनर्जी, हाफ के और ए डैश स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ पहले वाला, यानी कि हाफ ऑफ हाफ के ए स्क्वायर। हाफ ऑफ ये वाला था हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए डैश स्क्वायर। इसलिए हम लोगों का हाफ के कैंसिल होगा और ए डैश का वैल्यू आ जाएगा a/√2। देख रहे हो, क्योंकि हाफ के कैंसिल हो जाएगा और a²/2 इज ए डैश स्क्वायर, a²/2 इज ए डैश स्क्वायर। सो ए डैश का वैल्यू हो गया a/√2। सो न्यू एम्पलीट्यूड इस कंडीशन में a/√2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्लॉक जा रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, जब मीन पे आया उस समय उस पर दूसरा मास उस पर लोड कर दिए, तो ऐसे कंडीशन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके तुम न्यू वेलोसिटी जैसे ही रखा तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पहले तो हमारा vm था, बाद में जैसे ही रखा तो vm डैश हो गया। वो vm डैश हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। अब vm डैश मिल गया तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहेगा वही तो टोटल एनर्जी रहेगा। तो यहाँ का टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया कि ये है भैया न्यू काइनेटिक एनर्जी में आफ्टर पुटिंग अनदर ब्लॉक। इस तरह से रख दिया तो ये बन गया न्यू एनर्जी। तो यही न्यू टोटल एनर्जी अगर बोलें तो एक्सट्रीम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही हमारा टोटल एनर्जी होता है। और मीन पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही टोटल एनर्जी। तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, क्योंकि रखे हो मीन पे तो उस समय का न्यू वेलोसिटी हमें मिल गया, न्यू वेलोसिटी मिल गया तो न्यू काइनेटिक एनर्जी मिल गया, उससे हम लोग न्यू टोटल एनर्जी बता सकते हैं। तो इसको टोटल एनर्जी को हम लोगों ने जैसे ही देखा और इसको हम लोगों ने पहले के हेल्प से इसके हेल्प से ए के फॉर्म में लिख दिया और ए के फॉर्म में लिख दिया तो ए डैश और ए में रिलेशन मिल जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे काम करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का उसमें एम्पलीट्यूड सेम दिया हुआ था। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? जो क्वेश्चन था उसमें एम्पलीट्यूड्स बोलो। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
पार्टिकल स्प्रिंग दोनों के केस में है? नहीं, दोनों केस में नहीं, सबके लिए अपना अपना है भाई, सबके लिए अपना अपना होगा। जैसा रहेगा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा ही आपको काम करने होंगे। तो यहाँ पे देख रहे थे कि ये वाला में हम लोगों ने ये, इसमें तो आपको बोल ही रहा है क्वेश्चन में कि अनदर पार्टिकल से रिप्लेस तो किए हैं बट डबल मास व्हाइल एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम, एम्पलीट्यूड सेम है, तब की बात बताना है। तो ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ गया था, बात खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन ए बॉडी ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब मीन आ गया, मीन पे ही ऑरिजिन जनरली रखते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन ए बॉडी ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली विद पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। अच्छा भाई, तो ऐसे कंडीशन में लिखा हुआ है टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 75% ऑफ द टोटल एनर्जी। कितने टाइम के बाद, देखो भाई ये t इज इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम द काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमें टाइम निकालना है जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए भाई, तो 75% ऑफ टोटल एनर्जी हो जाए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन मीन्स ये वाला इक्वेशन, कितने टाइम के बाद 75% ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो भैया जब ये स्टार्टिंग है तो यहाँ से पहले काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे लिखूंगा, तो पहले तो हम लोग किस टाइम के बाद, क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट टाइम, तो कितने टाइम के बाद, तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो, कौन से टाइम, टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी लिखो 75% ऑफ टोटल एनर्जी हो। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकालूंगा भाई, डिफरेंशिएट करके निकालूंगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा भाई, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये है हमारा वेलोसिटी टी टाइम पे। तो टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। टी टाइम का वेलोसिटी यही है। तो दिस शुड बी इक्वल टू 75% इन 75/100 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है भाई, तो टोटल एनर्जी तो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a², ये होता है टोटल एनर्जी। तो 75% ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है भाई। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, टोटल एनर्जी हमारा ये ठीक है, किस टाइम पे ऐसा होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये हाफ m और vt² इज a² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि v का वैल्यू रख दिया भाई, vt का वैल्यू रख दिया यहाँ से निकाल के, ठीक है। तो ये रख दिया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट अ टाइम t एंड दिस शुड बी इक्वल टू 75%, दैट इज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a², क्योंकि इधर भी m ओमेगा स्क्वायर है तो इधर भी m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है भाई। तो m ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल कर देंगे, m ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से हमें अब टाइम के फॉर्म में चाहिए। तो देखो भाई हाफ है तो ये हाफ को भी साफ ही कर दें, हाफ को भी साफ कर दिया। चलो भाई, तो यहाँ पे हाफ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये बच गया ओनली a²। a² को भी हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, a² इधर भी है, a² इधर भी है, ये भी कैंसिल करा सकते हैं। बच गया यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ओनली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, और बच गया ये 3/4 ऑफ 3/4 ओनली। इसलिए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आ गया, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आ गया √3/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आया 3/4, तो ये हो गया √3/2। इट मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू, अब ये कितना होता है भाई, तो तुम्हें पता ही है कि √3/2 तो कॉस कितना होता है 30 डिग्री पे, कॉस 30 डिग्री पे होता है √3/2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 विच इज नथिंग बट पाई बाई कॉस 30 डिग्री मीन्स π/6। ऐसा ही में लिखेंगे भाई π/6, ये लिखेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, क्योंकि रेडियन में हमें लिखना पड़ेगा। ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, हमेशा कैलकुलेशन ऐसे ही करना चाहिए। तो टी का वैल्यू आ जाएगा π/6 ओमेगा, π/6 ओमेगा। लेकिन तुम्हें टाइम पीरियड के फॉर्म में चाहिए तो ओमेगा को लिखेंगे 2π/t, 2π/t ऐसा कर देंगे। 2π/t लिखा, पाई कैंसिल हो गया, यानी कि t/12, t/12। तो t/12 टाइम पे
तो t/12 टाइम, t कितना था, टाइम पीरियड था हमारा विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का टाइम पीरियड, तो 2/12 दैट इज 1/6 सेकेंड, तो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा 1/6 सेकेंड, टाइम पीरियड मिल जाएगा 1/6 सेकेंड। ऐसे करके हम लोग काम कर लेंगे भाई। क्वेश्चन जो कह रहा था उस हिसाब से काम करने हैं। मीन से स्टार्ट किया भाई, t=0 पे हमें बताना है किस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगा, किस टाइम पे, तो भैया उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हमने, ये काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हमने Vt का वैल्यू रखा कि t टाइम पे हमारा काइनेटिक एनर्जी ये है, t टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ये है, जो कि हमारा 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी होना चाहिए। तो वो टाइम क्या है, तो यहाँ से टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, cos स्क्वायर ओमेगा टी 3/4 आया, तो हम लोग ओमेगा टी को लिख लिया कि ये π/6 है, और जब π/6 है तो उसके हिसाब से टाइम निकाल लेंगे और टाइम का वैल्यू हमें मिल गया। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग ड्यूरिंग द क्लास भी कॉन्सेप्ट जब डिस्कस कर रहे थे तब भी ऐसा डिस्कस किए थे। देखो, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम, और वी का वैल्यू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी रख दिया और ये मिल गया। टोटल एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी 75% होने हैं, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एनर्जी, और ये आ गया √3/2 π/6 आया, π/6 बिल्कुल ठीक है, और इससे आ गया 1/6 सेकेंड, बिल्कुल ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, देख लो इस क्वेश्चन को, देखो भाई एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। फिगर शोज द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल दिख तो रहा है ना भाई, छोटा हो गया थोड़ा। Yes, sir. तो फिगर शोज सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल 2 सेंटीमीटर दिख रहा है हमें डायग्राम में ही, 2 सेंटीमीटर का रेडियस है। द पीरियड, टाइम पीरियड भी दिया हुआ है यहाँ पे, 1 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। सेंस ऑफ रेवोल्यूशन भी लिखा हुआ है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। एंड इनिशियल पोजीशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर, इनिशियल पोजीशन भी देखो t=0 दिखा रखा है, ये है इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई, एज शोन इन फिगर। द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन, ऐसे सर्कुलर मोशन का एक्स प्रोजेक्शन पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, पता ही है तुम्हें कि किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का किसी भी डायमीटर पे प्रोजेक्शन देखेंगे वो SHM होता है। तो द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल P इज, तो इसका एक्स प्रोजेक्शन जो है उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो इक्वेशन लिखने हैं। इट मीन्स तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट लिखने होंगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। कोई भी डायमीटर पे प्रोजेक्शन देखेंगे, अभी एक्स एक्सिस ले लिया डायमीट्रिकली, तो इस पे जब प्रोजेक्शन लेंगे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे इसका, तो वो SHM करेगा। तो बताओ भाई इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि ये देखो मीन से इस तरफ नहीं जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये इसका रोटेशन सेंस भी ऐसे, तो ऐसे चल रहे हैं। तो अगर हम लोग कॉस वाला लेकर चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। x इज इक्वल टू, मान लो मैं बोलूं कि a cos, ये साइन कॉस आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कॉस ले लेंगे तो हम लोग का t=0 पे यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे t=0 पे, तो वो वैल्यू हम लोग डेल्टा में मैप कर लेंगे। कैसे, देखो, लेट दिस इज द इक्वेशन। अब एट t=0 x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x कोऑर्डिनेट इसका है 2 cos 45 डिग्री। x कोऑर्डिनेट t=0 पे है 2 cos 45 डिग्री। क्यों भाई, ये है 2 और ये है 45 डिग्री और ये है x कोऑर्डिनेट, तो हम लोग x बोलेंगे कि 2 cos 45 डिग्री मीन्स 2 × 1/√2, डेट इज क्या है भाई, तो √2 है, √2 है। तो x का वैल्यू हमारा क्या है, √2 है। t=0 पे x √2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, √2 रख दूंगा, क्योंकि भैया x का वैल्यू √2 होगा कब, जब t को 0 रखूँगा तो t का वैल्यू 0 रखें तो यहाँ लिखेंगे a cos ओमेगा × 0, टाइम का वैल्यू 0 रखा प्लस डेल्टा। ध्यान से समझ लेना हमने क्या किया भाई, तो इनिशियल कंडीशन को अब सेटिस्फाई करा रहे हैं, ये इक्वेशन ले लिया जनरल।
अब यहाँ से डेल्टा हम लोग निकालना चाहेंगे। डेल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल जो है x का वैल्यू वो यहाँ रख रहे हैं और इससे अब हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे क्या होगा। तो √2 इनिशियली जब t इक्वल टू 0 रखा हम लोगों ने, जब t का वैल्यू 0 रखा तो उस समय x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो √2 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू √2 है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 इज इक्वल टू हो गया a cos, a का मतलब है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, ये √2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है cos, और ये तो 0 हो गया, ये डेल्टा हो गया। बस इतना ही आया। इससे मिल गया हमें √2/2 इज इक्वल टू cos डेल्टा। इट मीन्स 1/√2 इज इक्वल टू cos डेल्टा। इट मीन्स डेल्टा का वैल्यू हो गया π/4। डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया भाई, π/4। मीन्स इनिशियल फेज जो है वो ये हमारा π/4 है। तो अब देखो डेल्टा का वैल्यू निकल गया, हेंस द SHM इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब जो SHM इक्वेशन है उसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू a का मतलब है 2 सेंटीमीटर cos ω_t और प्लस डेल्टा का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो डेल्टा का वैल्यू लिखना है π/4, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके π/4 है। ये रखेंगे तो अपने आप सेटिस्फाई करेगा। देखो t का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos π/4 आ जाएगा, t का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये cos π/4 बन जाएगा। π/4 मतलब 1/√2, cos π/4 मीन्स 1/√2, 1/√2 और ये 2 है तो कैंसिल होकर के √2 बन जाएगा। √2 होना चाहिए, √2 है। तो ये बन गया इक्वेशन 2 हो गया। अब ओमेगा का वैल्यू भी रखने पड़ेंगे तुम्हें। ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t, क्योंकि हमें सिंबॉलिक काम नहीं करना है, हमें सबके वैल्यूज रखने हैं, इक्वेशन बनाने हैं भैया। तो ओमेगा का वैल्यू है 2π/t, 2π, और टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो ये मिल गया हमें 2π मिल गया। 2π का वैल्यू हो गया, अगर पाई के फॉर्म में ऑप्शन में है तो 2π ही छोड़ देंगे, नहीं तो 6.28 कर देते इसको। फिलहाल तो 2π ही रखें क्योंकि इधर है 2π। तो x आ गया फाइनली 2 cos, एक्सक्यूज मी, ये हो गया 2πt प्लस π/4। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। x इज इक्वल टू 2 cos 2πt प्लस π/4, पहला ही ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, निकाल लिया इस तरह से। क्योंकि एक्सट्रीम से चल करके मीन की तरफ आएगा, तो ये ऐसे चलने पे यही तो होगा, इधर से इधर चलेगा, धीरे धीरे x हमारा वैल्यू डिक्रीज होगा। तो एक्सट्रीम से चल रहा है तो भाई एक्सट्रीम से चलता हुआ मैंने ले लिया पहले cos, और क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम से नहीं चल रहा था, कुछ चला हुआ था पहले से, इसलिए डेल्टा डाल दिया जनरल। अब डेल्टा का वैल्यू इनिशियल कंडीशन से मिलता है, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई किया हमने, t इक्वल टू 0 वाला कंडीशन अप्लाई कर दिया और जो वैल्यू था रख के डेल्टा का वैल्यू निकाल दिया। डेल्टा वैल्यू निकल जाए तो हमारा मेन इक्वेशन तैयार हो जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने पे क्वेश्चन अगर आएगा थोड़ा ट्रिकी बनता है, तो आपको इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करा देने हैं। जो देखोगे कि एक्सट्रीम से, ये देखो कि आगे चलने पे ये किधर जा रहा, आगे चलने पे ऐसे जा रहा। अगर ये राइटवर्ड जा रहा होता ना तो मैं मीन वाला भी लेके काम चला देता। राइटवर्ड जा रहा होता तो मतलब मीन से चल करके ऐसे जाता है। राइटवर्ड मतलब जब साइन लेते हैं तो क्या होता है, साइन लेते हैं तो x 0 से स्टार्ट होता है और बढ़ने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है टाइम के साथ। तो ये बढ़ता हुआ अगर होता, मीन्स बढ़ेगा तब ना, जब ये इधर जा रहा हो तब x कोऑर्डिनेट बढ़ता, तो हम लोग साइन लेके काम चला सकते थे। लेकिन ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया कि cos वाला ले लिया। cos वाले में क्या होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और धीरे 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 डिक्रीज होता है, डिक्रीज थोड़ा सा हो चुका है, तो इसलिए मैंने cos वाला लिया। और cos ω_t प्लस डेल्टा, अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो डेल्टा खुद ही 0 आता। मान लो अगर यहीं पे हमारा दे देता मीन पोजीशन, यही हमारा है, मान लो दे देता कि इनिशियल पोजीशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हमारा π/4 नहीं आता ये डेल्टा। t इक्वल टू 0 पे अगर ये एम्पलीट्यूड a होता, ये एम्पलीट्यूड a होता तो क्या होता भाई, तो a कैंसिल होकर के ये 1 बन जाता, a कैंसिल होकर के cos डेल्टा क्या बन जाता, 1 बन जाता, cos डेल्टा 1 बन जाता। और cos डेल्टा 1 होने का मतलब है cos 0 डिग्री, मीन्स डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता, 0 डिग्री। तो ये इक्वेशन क्या बन जाता, 2 cos ω_t प्लस 0।
मीन्स 2 cos ओमेगा टी, ये बन जाता। तो उतना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पहले ही से मालूम होता है कि जब पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलेगा तो सीधा cos ओमेगा टी ही ले लेते, और अगर नहीं भी लेते, जनरल लेते, तो डेल्टा का वैल्यू खुद ही 0 आता। इसलिए जनरल इक्वेशन लेने के बाद इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करो और उससे तुम्हें डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये देखो, उसी तरह का क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। द रेडियस ऑफ द सर्कल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल बताने हैं। इस बार वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। t इक्वल टू 0 पे है कहाँ ये, तो देखो अब t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ दिखा रखा है, ये है, और हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो y कोऑर्डिनेट इस पे चलेगा। इट मीन्स y अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। t इक्वल टू 0 पे y अपना पॉजिटिव, देखो ये y इज इक्वल टू a हो गया, क्योंकि y एक्सिस इधर लिए हो, ये y इज इक्वल टू माइनस a हो गया। इट मीन्स ये हो गया भैया कि हमारा एट t इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू प्लस a। यहाँ एम्पलीट्यूड का वैल्यू 3 मीटर दिख रहा है, 3 मीटर दिख रहा है। टाइम पीरियड 4 सेकंड दिख रहा है, ठीक है भाई, दिख रहा है। तो y जब a है, जब t इक्वल टू 0 पे y अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें तो ज़्यादा हम लोग को काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन लेके कॉस लें। बोलो, t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, t इक्वल टू 0 पे, तो साइन ले कि कॉस लें। साइन सर। अरे साइन कैसे लोगे भाई, एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट होता तो ये मीन पे होता, यहाँ पे, यहाँ होता तो यहाँ मीन पे होता, x कोऑर्डिनेट में मीन पे। y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ऐसे, ये वाला है, और ये t इक्वल टू 0 पे कहाँ है भाई, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। तो कौन सा लेंगे, कॉस वाला लेंगे ना। बोलो, तो a cos ओमेगा t, a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू कितना है भाई, तो a का वैल्यू है 3 मीटर, 3 रख देंगे। cos ओमेगा का वैल्यू, अरे भैया तो ओमेगा का वैल्यू निकालो, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम पीरियड है 4 सेकंड, टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड, इसलिए क्या हो गया, π/2 होगा। ओमेगा का वैल्यू π/2, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे π/2। ओमेगा का वैल्यू π/2 लिख दिया इंटू t, ये मिल गया। इसलिए फाइनली हम लोग का इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 3 cos π/2t। y इज इक्वल टू 3 cos π/2t, 3 cos π/2t, ये मिल गया, इतना मीटर। बोलो, y कोऑर्डिनेट निकालना था, y कोऑर्डिनेट पे देखेंगे। y कोऑर्डिनेट अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, मीन पे नहीं है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, इससे चल रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर इस तरफ आएगा, क्योंकि देखो ये रोटेट करता हुआ ऐसे आ रहा है, तो इस तरफ आ रहा है, तो कॉस वाला लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरह से मिल गया हमें। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया, देखो, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो भैया मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है एसएचएम में, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, सबको मालूम है, होता है ना भाई, ω√/a² माइनस x², किसी भी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट पे यह होता है। तो मैक्सिमम कब होगा, v इज इक्वल टू वी मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा, कब, एट x इज इक्वल टू 0। मीन पे ही तो होता है, मीन पे ही तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। मीन पे रखोगे 0 वैल्यू, x का वैल्यू 0 रखोगे, तो √a² a हो जाएगा, ओमेगा a। ओमेगा a इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सबको मालूम है भाई। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है ω² a। क्यों भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है माइनस ω² x, ये होता है किसी भी टाइम पे, यही होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, a, इसलिए ये a रखेंगे तो मिलेगा हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है। ये तो सबको याद है, होना ही चाहिए। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर।
यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए मैक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्स, और एक्स मैक्स है एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, इसलिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर है। चलो ठीक है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10। तो भैया ये है ओमेगा स्क्वायर ए, ये है ओमेगा ए, तो इसका मतलब ओमेगा ना हुआ, ओमेगा 10 हुआ इसका मतलब। ये तो जो रेशियो आता है वो तो ओमेगा आता है, तो ये रेशियो दिया हुआ है 10, इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें ओमेगा दिया है 10। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता कि ओमेगा 10 है, वो नहीं बोला, क्या बोला भाई, रेशियो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो भैया ठीक है, ये इससे भी हमें ओमेगा ही मिला, ये कैंसिल हुआ, ओमेगा ये कैंसिल हुआ, ये मिल गया 10। सो ओमेगा का वैल्यू 10 है। एट टी इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। अब कह रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, और इनिशियल फेज भी दे रखा है π/4। मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ओमेगा का वैल्यू दिया है, इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो तुम्हें निकालना है क्वेश्चन में, वो तो भैया ओमेगा स्क्वायर ए निकालना है। ओमेगा तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, मीन्स तुम्हें एम्पलीट्यूड एक बार मिल जाए बस, तो तुम्हें मिल जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जो निकालना है वो मिल जाएगा, खाली ये चाहिए, मीन्स एम्पलीट्यूड चाहिए। क्वेश्चन में दिया है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 5 है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू मैक्सिमम वेलोसिटी 10, एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 5। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, द इनिशियल फेज इज π/4। तो एट t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 5, इसका मतलब समझे, t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 5, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लिया गया है, मीन से, मीन से ही तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t लें, ऐसे साइन वाला लें, तो t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा। t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एट t इक्वल टू 0 x हमारा 5 है। तो ठीक है भाई, मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ SHM का, और x का वैल्यू 5 लूँगा t इक्वल टू 0 पे, मीन्स a साइन, और t इक्वल टू 0 पे मीन्स ये 0 हो गया, और प्लस डेल्टा ये हो गया। तो 5 इज इक्वल टू a साइन, और डेल्टा जो था वो दिया हुआ था π/4, इनिशियल फेज इज π/4, ऐसा लिखेंगे, यानी 5 इज इक्वल टू a, और साइन π/4 होता है 1/√2, इसलिए यहाँ से मिल गया हमें 5√2 इज इक्वल टू a। इट मीन्स एम्पलीट्यूड मिल गया 5√2, यहाँ मिल गया। तो अब हमें ये क्या करना है, यहाँ पे सीधा अब क्या करने पड़ेंगे, ये एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है वो रख दें, एम्पलीट्यूड का वैल्यू है 5√2 रख देंगे। ये 100 हो गया 10 का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो पहले ही मिल चुका है हमें, तो ये हो गया 100, और ये 5√2 मीन्स 500√2। 500√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। 500√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो भाई ठीक है। सर हम ये इक्वेशन में कॉस भी ले सकते थे साइन की जगह। कॉस लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई, कॉस लेंगे तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है ना t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 5 है। कॉस लोगे तो ये एक्चुअली में क्लियर नहीं किया हुआ है कि एक्सट्रीम से चलता हुआ है, ये फेज दे दिया इनिशियल फेज देने का मतलब यहाँ पे साइन को समझता हुआ ये दिया हुआ है। अगर कॉस लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा आंसर, फिर आंसर भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम लोग इनिशियल फेज सॉल्व करूँ मैं कॉस लेकर के, लेकिन आने का चांस कम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो जब कुछ नहीं दिया जाता है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाता है, तो अंडरस्टूड हम लोग समझते हैं कि ये मीन से दे रहा है, मीन से दे रहा है। कुछ हिंट तो ऐसा दिया नहीं, और इनिशियल फेज भी दे दिया हुआ है, तो इनिशियल फेज किसके लिए लेके चलें, तो कुछ नहीं दिया है तो मीन से हम लोग समझते हैं मेजर करना। अगर मैं कॉस लेके चलूँगा तो शायद ये आंसर ना दे, फिर ये इक्वेशन कुछ अलग हो जाएगा।
क्योंकि इनिशियल फेज दिया है साइन को समझता हुआ मीन से करता हुआ। अगर मैं कॉस लेके चलूँ तो देखो क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, कॉस लेके चल के दिखाते हैं, मेरे हिसाब से फंस जाना चाहिए। अगर मान लो मैं ले लेता हूँ x = a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, चलो करके देख लेते हैं हम लोग। लेकिन ये क्वेश्चन का जो सेंस जो कह रहा है उस हिसाब से साइन लेके चलना बेटर होगा। अगर मैं ये लेके चलूँ तो x = 5 कह रहा है ये, तो a और cos का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे cos का वैल्यू 0 और प्लस डेल्टा π/4, तो चलो ये तो इनिशियल फेज π/4 दिया है तो शायद मिल भी जाए, क्योंकि अगर 60 डिग्री होता तो cos 60 डिग्री कुछ अलग हो जाता। वहाँ पे क्या था, साइन था, साइन π/4 भी 1/√2 ही लिखेंगे और cos π/4 भी 1/√2 लिखेंगे, तो यहाँ से तो हमारा 5√2 सेम ही आंसर आ जाएगा, यहाँ तो सेम ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल फेज हमारा π/4 के बदले कुछ और दिया होता, मान लो π/6 दिया होता, अगर π/6 दिया होता तो तुम सोचो कि अगर ये π/6 दिया होता तो cos π/6 कुछ और हो जाएगा और साइन लेते तो π/6 कुछ और हो जाता। अभी तो वैल्यू π/4 लिया हुआ इनिशियल फेज का डेल्टा का, इसलिए तुम्हारा साइन कॉस दोनों इसमें आंसर ला देगा, मतलब आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ अलग फेज होता तो फिर तो दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता। तो शायद इसलिए इसने दिया भी ना हो कि साइन लो चाहे कॉस लो, π/4 जब दे दिया तो साइन लो चाहे कॉस लो, दोनों में काम कर जाएगा। लेकिन अगर ये π/6 या π/3 लिया होता तो इंडिकेट करने चाहिए थे कि किधर से लें, साइन लेके चलें या कॉस लेके चलें। बात समझ गए? यस सर। तो इसलिए अगर दिया नहीं है तो जनरली हम लोग साइन लेकर के चलते हैं। जनरल इक्वेशन जो लेना चाहते हैं हम लोग और कुछ हिंट नहीं दिया हो तो हम लोग साइन लेकर के चल सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, वो इनिशियल फेज इनिशियल कंडीशन से मिलता है। ठीक है, रेशियो दिया था मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, रेशियो से हमें ओमेगा मिल गया और ओमेगा स्क्वायर ए चाहिए था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू चाहिए था, ए के वैल्यू के लिए ये हम लोगों ने अप्लाई किया और काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई ये क्वेश्चन है, आज तो लगता है कि वे मोशन नहीं शुरू होगा, आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते रह जाएंगे हम लोग। तो आप एक काम करना भाई, ये सब तो होमवर्क में दिए ही हैं, आप ये सब करो, इसका एक अलग फिर हम लोग एक दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जस्ट सिंपल पेंडुलम उसको आप करेंगे, आपको पीडीएफ में ऑलरेडी होमवर्क दिया हुआ और ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ये सब कुछ जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आप देख लो भाई। सेकंड पेंडुलम किसको बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। जो अपने घर में वॉल क्लॉक होता है ना, वॉल क्लॉक, उसको सेकंड पेंडुलम भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाता है 1 सेकंड लगाता है और इस एक्सट्रीम से यहाँ आता है फिर 1 सेकंड लगाता है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 2 सेकंड। ऐसे जाता है टिक करता है, ऐसे जाता है टिक करता है, टिक टिक 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ये होता है घर में जो क्लॉक होता है उस सेकंड पेंडुलम का, उस सेकंड पेंडुलम। ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो तो उसको हम लोग सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो समझ लेना, घर वाला जो क्लॉक है एक बार जाता है इधर तो टिक मारता है, फिर एक बार जाता है टिक मारता है, तो इस तरह से चलता रहता है। 1 सेकंड पे टिक मारता रहता है और ये टोटल टाइम पीरियड 2 सेकंड। ये मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल पेंडुलम है, अगर सस्पेंड कर दिए लिफ्ट में, लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट करा दिए या डाउनवर्ड एक्सेलरेट करा दिए तो उसका टाइम पीरियड में चेंज होगा। तो अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो याद होगा कि जी इफेक्टिव क्या हो जाता था भाई? तो जी माइनस ए। डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होगा तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए। इसी के चलते तो अपेरेंट वेट भी होता था माइनस एम जी माइनस एम ए, ऐसा हो जाता था, क्योंकि अपेरेंट वेट होगा m इंटू जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए। कब? जब डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तब। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अपवर्ड भी हो और रिटार्डेड मोशन तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन समझा जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हो। जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते हो भाई कि टेंशन को छोड़ के बाकी सब फोर्स। तो अगर कोई लिफ्ट हमारा डाउनवर्ड में एक्सेलरेटेड हो तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा अपवर्ड में और एक है mg, बाकी है टेंशन, तो टेंशन को तो छोड़ देना है, बाकी सब क्या रिजल्टेंट निकालने हैं। तो जी इफेक्टिव होता था बाकियों का
तो mg माइनस ma डिवाइडेड बाई m, याद होगा टेंशन को छोड़ करके बाकी फोर्सेस का नेट, तो नेट निकालेंगे भाई। mg डाउनवर्ड है, ये वाला ma अपवर्ड है, इसलिए mg माइनस अपवर्ड किया ये, और इससे हमें मिल गया g माइनस a इज इफेक्टिव एक्सेलरेशन एक्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये यूज करेंगे। टाइम पीरियड तो 2π√L/g होता है, तो L/g इफेक्टिव हमारा ये हो गया। यही अगर अपवर्ड एक्सेलरेटेड होता तो क्या होता भाई, तो जब अपवर्ड एक्सेलरेटेड होता है तो तुम्हें पता ही है कि सूडो फोर्स का फिर क्या हाल होता है। तो ये ऑब्जर्वर है और ये mg लगेगा और साथ में एक सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सेलरेटेड है a, तो इधर ma लगेगा, बाकी लगेगा टेंशन। टेंशन को छोड़ देते हैं, बाकी सबको वेक्टोरियली ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी g इफेक्टिव निकालोगे तो क्या मिलेगा, mg प्लस ma डिवाइडेड बाई m, दैट इज g प्लस a। तो जब g प्लस a मिलेगा तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे टाइम पीरियड अपवर्ड एक्सेलरेटेड हुआ तो। ये सब बात तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे भाई, बोलो। यस सर। ये सब तो पहले का डिस्कस्ड है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो फ्री फॉल करने लग जाए, लिफ्ट फ्री फॉल कर जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, सब 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। अगर फ्री फॉल होने लग जाए यानी कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, देखो भाई जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो g माइनस a होता है, फ्री फॉल करे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g हो जाएगा, यानी कि g माइनस g, यानी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव g 0। फ्री फॉल में इफेक्टिव g 0। सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड इन लिफ्ट एंड लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग देन विद एक्सेलरेशन g, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, तो g इफेक्टिव ही 0 हो गया। 2π/L/g होता है, g इफेक्टिव 0, तो मतलब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट टाइम पीरियड होने का मतलब समझे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि ये पेंडुलम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया तो फिर ऐसे करके, और जब यहाँ आएगा इतने में इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मतलब कि ये पेंडुलम ऐसे है और फ्री फॉल हो जाए तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये कभी ऑसिलेट ही नहीं करेगा। ये ऐसे कंडीशन में हुआ और केबल टूट जाए लिफ्ट का, तो सारे फ्री फॉल कर रहे हैं और ये बॉब भी ऐसे रह करके फ्री फॉल करेगा, ठीक है, ऐसे फ्री फॉल करेगा, मीन्स ऑसिलेशन बंद। इनफाइनाइट टाइम पीरियड होना मतलब नो ऑसिलेशन। अब एक पेंडुलम है ऐसे, मैं बोलूँ इसका ये ऑसिलेट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम पीरियड से, मतलब ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। इनफाइनाइट टाइम पीरियड मीन्स नो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ही समझो नहीं होगा। इफ ए सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड इज इन ए कैरेज विच इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, तो ये हमने बताया भी था पहले कि अगर बस हो, कार हो, इसमें हॉरिजॉन्टली में एक्सेलरेशन हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो बॉब पे एक mg फोर्स लगेगा और एक ये सूडो फोर्स इधर लगेगा हॉरिजॉन्टल में, और तब ये टेंशन लगेगा। टेंशन को तो छोड़ देना है, बाकी ये दो हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहाँ पे g इफेक्टिव निकालोगे तो भाई अंडर रूट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर सूडो फोर्स डिवाइडेड बाई m, तो m तो भाई कॉमन हो जाएगा कैंसिल, और g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये है g इफेक्टिव, इसलिए यही हमें रख देना पड़ेगा 2π/L/g इफेक्टिव, 2π/L/g इफेक्टिव। g इफेक्टिव का वैल्यू हमें ये मिल गया। बोलो भाई क्लियर है, ये सब तो देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। अनडैम्प्ड वो होता है जिसमें डैम्पिंग ना हो, मतलब एनर्जी डेसिपेशन ना हो, मीन्स कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्कस फोर्स ये सब नहीं हो, डिसिपेटिव फोर्स नहीं हो। तो ये सब मैंने लिख दिया है कि ताकि आप नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो जाए। डैम्प्ड ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, व्हेन द सिस्टम ऑफ ऑसिलेट्स विद ए डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रहा है क्योंकि डेसिपेटिव फोर्स कोई ना कोई है। डेसिपेटिव फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होता है भाई, तो ये माइनस ऑफ BV होता है। द डेसिपेटिव फोर्स, डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो माइनस BV, इसलिए फाइनली जो इक्वेशन बनता है, बताया ही था लास्ट क्लास में कि ऑसिलेशन बनता है उसमें BV भी काउंट करने पड़ते हैं, B इंटू V, V मीन्स dx/dt, और ये मास इंटू एक्सेलरेशन। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब, तो कैलकुलेशन जानना नहीं है कि कैसे x आया, लेकिन x = ae⁻bt/2m और cos ω' या sin ω' प्लस 5। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का बताया ही था। डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो हमारा x होता है वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और इसका जो एनर्जी होगा वो भी एनर्जी, जैसे हमारा SHM में होता है एनर्जी कांस्टेंट रहता था, किसी भी टाइम पे देखो उतना ही एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम देखें तो उतना ही रहता था, किस में, एसएचएम में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कैसा होगा भाई, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, मतलब एनर्जी पहले तो ज़्यादा रहेगा, उसका धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाएगा। ये इट मीन्स जो टोटल एनर्जी है वो इस तरह से डिक्रीज होगा और फाइनली एनर्जी जीरो हो जाएगा। इसलिए इसमें काइनेटिक पोटेंशियल देखोगे तो मान लो काइनेटिक अगर ये है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी ही डिक्रीज कर रहा है। जबकि एसएचएम में टोटल एनर्जी डिक्रीज नहीं होता था, वो हमेशा कांस्टेंट रहता था भाई एसएचएम में, वो आइडियल है। तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी है तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी है, कोई एक पोटेंशियल एनर्जी कोई काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट। यहाँ टोटल एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी अगर बोले तो एक काइनेटिक हो जाएगा, एक पोटेंशियल हो जाएगा, एक काइनेटिक तो एक पोटेंशियल। इस तरह से हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया भी था। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना है। फोर्स ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, रेजोनेंस याद होगा, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन इज ऑल्सो नोन एज ड्रिवन ऑसिलेशन, जिसको ड्राइव करता है, कोई ड्राइविंग फोर्स होगा, कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगा। तो फोर्स ऑसिलेशन किसको बोलते हैं भाई, व्हेन ए सिस्टम ऑसिलेट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अदर देन इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इसका है उससे डिफरेंट, इट्स ऑसिलेशन आर कॉल्ड फोर्स। ये सब बताए थे। कंपेल कर दिया जाता है कि भैया तुम अपना फ्रीक्वेंसी छोड़ो और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी पकड़ लो। और रेजोनेंस क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए, यानी इसका ओमेगा और इसका ओमेगा दोनों मैच कर जाए, इसका टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड दोनों मैच कर जाए। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस ये है, ठीक है। ये समझते हैं हम लोग। और अब हम लोगों को देखने हैं, लेकिन टाइम भी हो गया है। वेव मोशन क्या है, चलो इंट्रोडक्टरी बात मैं बोल देता हूँ, अगली क्लास से हम लोग इसको शुरू करेंगे। वेव मोशन क्या होता है, तो वेव मोशन होता है एनर्जी प्रोपगेशन। एनर्जी प्रोपगेशन किस फॉर्म में भाई, तो एनर्जी प्रोपगेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ध्यान से समझना भाई, ऑसिलेशन का यूज़ होता है वेव मोशन में। तो वेव मोशन का जो बेसिक बात है वो क्या है कि देखो, मान लो हमने क्या किया, बहुत सारे स्टैंड में साइकिल या बाइक लगे हुए हैं, बहुत सारे बाइक या साइकिल जो लगा देते हैं, स्कूल पहुंचते हैं या देखोगे आईटी में जाओगे तो देखो बहुत सारे साइकिल लगे हुए हैं लाइन में। स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइन में साइकिल लगाओ, या ऐसे समझ लो कि कहीं भी रोड पे जाते हो, कहीं देखते हो कि फुटपाथ पे साइकिल ही साइकिल 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 रखे हुए हैं। यहाँ पे एक बेगर है बैठा हुआ बेचारा, दे दे राम दिला दे राम सबके दाता सीताराम। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आया कोई जियान आया और ये साइकिल को बहुत मज़े लेकर के तो भाई आइसक्रीम भी चबा रहा है, 5 स्टार भी खा रहा है, और जब लोग आ रहे हैं तो पैसे भी मांग रहा है। इसने बदमाशी की और इसने एक साइकिल को गिरा दिया, यहाँ से एनर्जी फीड कर दिया, एनर्जी दे दिया। अब ये ऐसे गिरा इस पे, ये साइकिल इस पे, ये साइकिल इस पे, ये साइकिल इस पे, सब गिरते गए गिरते गए गिरते गए, ये साइकिल एक दूसरे पे गिरते गए। ये जब इस पे गिरा तो इसको एनर्जी दे दिया, ये गिरा तो इसको एनर्जी दे दिया, इस तरह से सब गिरते गए गिरते गए गिरते गए, और फाइनली लास्ट वाला साइकिल जो इस पे गिरा तो इसको चोट लगा, और ये तो चल दिया तब तक। अब बोला किसने मारा भाई, किसने एनर्जी दे दिया मेरे सर पे, तो यह एनर्जी देने वाला तो यहाँ है, वो तो चला गया इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। ये जो एनर्जी फीड किया वो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में प्रोपेगेट करता चला गया। सब साइकिल अपने अपने जगह पे ही है, बट एनर्जी प्रोपेगेट करते हुए वहाँ चला गया इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। दिस एनर्जी प्रोपेगेशन इज वेव मोशन। वेव मोशन होता है एनर्जी का प्रोपेगेशन विदाउट बल्क मोशन। बल्क मोशन ना हो, एनर्जी प्रोपेगेट कर रहा है, वेव मोशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब मान लो कोई स्ट्रिंग है, दूसरा एग्जांपल, स्ट्रिंग है, यहाँ से वाल से लगा दिया, टाइट कर दिया, और यहाँ पे एनर्जी फीड करना शुरू कर दिया इस वाले एंड को पकड़ के, और ऐसे 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 ऑसिलेट कराया। अब ये 10 बार ऑसिलेट कराया तो वो अब आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा,
यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा। तो ये भी क्या, जो यहाँ एनर्जी फीड कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच रहा है। मान लो एक स्ट्रिंग हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम, इस मास से इसको लगा दिया और इसको ऑसिलेट करा दिया ऐसे। अब ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये भी स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करेगा और ये यहाँ से वेव पल्स, वेव ट्रेन आगे बढ़ेंगे, प्रोपगेट करेंगे। तो दिस इज एनर्जी प्रोपगेशन। एनर्जी यहाँ फीड किया जा रहा है डिस्टर्बेंस के फॉर्म में, ये एनर्जी वहाँ तक पहुँच गया। अब बल्ब यहाँ पे ऑन करते हो, लाइट एनर्जी लेके वहाँ तक पहुँच जाता है। तो लाइट भी, रेडिएशन भी जो एनर्जी लेके पहुँचता है वो भी वेव मोशन है, लाइट वेव। ये है स्ट्रिंग में मैकेनिकल वेव है, यहाँ पे बोला जाता है और उधर जो है वो कान लेकर के ऑब्जर्वर है तो सुन लेता है भाई। तो ये साउंड वेव भी है, साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो चलो आगे का डिस्कशन तो हम लोग आगे क्लास में करेंगे। फिलहाल ये है वेव मोशन इज एनर्जी प्रोपगेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन प्लेस, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। देखो, इट इज़ ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम, और उस मटेरियल मीडियम में रिगेन करने वाला, जैसे वाइब्रेशन कराने वाला टेंडेंसी हो, जैसे इसमें वाइब्रेशन कराने वाला। तो किसी मीडियम में हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑन अकाउंट ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक वाइब्रेशन, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एनर्जी प्रोपगेट करता है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजिशन, द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर एंड इन दिस वे चलता रहता है विदाउट एनी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द मीडियम। मीडियम का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इट ट्रांसपोर्ट्स बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर नहीं ट्रांसपोर्ट करता बट एनर्जी मोमेंटम आगे बढ़ता है। तो अभी तो खैर बेसिक बात मैंने बताया कि वेव मोशन इज नथिंग बट एनर्जी प्रोपगेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। बोल रहे हैं, उधर सुनने वाला सुन रहा है, तो बीच में से एयर है जो मीडियम है, एयर क्या है वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग बोलते हैं तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे प्रोपगेट करता है एनर्जी और कान के पास पहुंच करके डायफ्राम में वाइब्रेशन आता है और उससे हमारा ब्रेन सेंस करता है कि क्या बोला गया। सो साउंड एनर्जी ये भी एनर्जी है, एनर्जी का प्रोपगेशन है। लाइट एनर्जी है, ये भी है एनर्जी का प्रोपगेशन। तो बहुत तरह के वेव हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल नाम भी सुना होगा। अगले क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज का टाइम हो गया है। और आपको ऑसिलेशन का होमवर्क दे रखा है हमने, उसको आप सॉल्व करके जल्दी से आप मुझे डाउट्स भेजें उसके, ताकि